अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू चैप्टर है, क्लास 9th है हमारी। चैप्टर न्यू है, चैप्टर नंबर 3। सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स है और लेसन का नाम है डायनामिक्स। मिलता जुलता नाम है काइनेमेटिक्स की तरह। आप बेटा बुक का पेज नंबर खोल लेंगे मेरे साथ, 57 बुक पेज नंबर 57। तो बेटा इसमें सबसे पहली चीज़ कि डायनामिक्स जो है इटसेल्फ खुद क्या है उसको ज़रा देख ले और मेरे साथ हाईलाइट भी कर लीजिएगा। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स भी बेटा मैकेनिक्स की ब्रांच था, इसी तरह से डायनामिक्स भी क्या है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। आपको याद होगा कि आपने काइनेमेटिक्स में ये डिफ़ाइन ऐसी ही पढ़ी थी, लेकिन वहाँ आपने कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करना था, जबकि इस चैप्टर में हम लोग कॉज ऑफ मोशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक होगी जी बात। इसके अलावा जो हम लोग चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मोमेंटम है और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कॉजेज़ अ चेंज इन मोशन ऑफ ए बॉडी, और क्या रोल प्ले करता है मास किसी बॉडी की मोशन में। तो इस चैप्टर में हम ये कॉन्सेप्ट लेंगे। तो यहाँ वो बात कर रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो हैं वो आर फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मोशन। अगर आप कॉज ऑफ मोशन को जानना चाहते हैं तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन लॉज ऑफ मोशन पर पहुंचने से पहले हमें कुछ चीज़ों का सीखना ज़रूरी है, जैसा कि फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। तो बेटा आज हमारे 3 डिस्कसिंग आर्टिकल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहला तो है फोर्स, और उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है बेटा इनर्शिया, और बेटा उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मोमेंटम। सबसे पहले बेटा आ जाए फोर्स की जानिब और देख लें ज़रा ये फोर्स क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आप वगैरह कि आप जब कोई दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं तो खोलने के लिए भी आपको फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। या तो आप उसे खींच कर खोलते हैं या उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं। यहाँ देखें ज़रा वगैरह, वी कैन ओपन द डोर आइदर बाय पुशिंग और पुलिंग एज शोन इन फिगर 3.1। अगर आप 3.1 में देखें तो आपको एक वेंडर नज़र आ रहा है, फूड वेंडर, जो अपनी रेडी को धक्का लगा रहा है और उसकी वजह से उसको मूव कर रहा है। पुशिंग अ कार्ट, रेडी को इंग्लिश में कार्ट कहते हैं, और इसकी पुशिंग से वो कार्ट मूव कर रहा है। वो चाहे तो इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, वो चाहे तो इसे स्टॉप भी कर सकता है। उसके अलावा कह रहा है कि आपको एक बैट्समैन नज़र आ रहा है फिगर 3.2 में। यहाँ आप ज़रा गौर से देखें, शाहिद अफरीदी साहब की पिक्चर लगी हुई है। वो अपने बैट से बॉल को पुश कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो 6 लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉल उनकी जानिब आ रहा था, उन्होंने उसको पुश करने की कोशिश की है। और उसके बाद वगैरह फोर्स में नॉट ऑलवेज कॉज द मोशन ऑफ ए बॉडी टू मूव। ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा आपकी जो फोर्स आपने अप्लाई की है किसी ऑब्जेक्ट पर वो उसे मूव ही करा दे। जैसा कि फिगर 3.3 में आपको एक लड़का नज़र आ रहा है जो दीवार के ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहा है, लेकिन दीवार तो मूव नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है जी, अब वो इसकी फोर्स से दीवार तो मूव नहीं करने वाली। आपको एक नीचे 3.4 डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक गोलकीपर है जो कि अपनी तरफ आती हुई मूविंग बॉल को रोकना चाह रहा है और उसको इस काम के लिए फ़ोर्स लगाना पड़ेगी। तो इन सारे एग्जांपल से हमें जो बात समझ में आती है वो बेटा नेक्स्ट पेज पर आपका रेड बॉक्स है, जहाँ पर लिखा हुआ है अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी एंड इट इज़ ऑल्सो एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर बेटा मुझसे पूछा जाए तो मैं इसकी एक आधी इजाफी भी बीच में डिफ़ाइन डाल दूँगा। फोर्स क्या है? फोर्स एक एजेंट है जो किसी बॉडी को मूव करता है या करने की कोशिश करता है, स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। इसके अंदर ये सलाहियत है कि वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है और इसमें ये सलाहियत है कि वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है।
अब अगर आप अपनी यहाँ बुक में मज़ीद पढ़ें तो वगैरह कि आप एप्पल को जो काटते हैं तो नाइफ़ का जो एज आप एक उसके किनारे पर रख कर फोर्स लगाते हैं तो फिर उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसमें तो उसने शेप की बात की है, मैं आपको इजाफी तौर पर ये भी कह देता हूँ कि डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि फ़ुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो है आपके पास बॉल आता है तो आप उसे अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पर मारने के लिए किक करते हैं तो आप उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर देते हैं। ठीक है, हो गई बात बेटा। और ये शायद अफरीदी वाले डायग्राम से भी जाहिर था कि बॉल किसी डायरेक्शन में आ रही है और वो छक्का या चौका, क्योंकि एज के साथ बॉल टच हो जाती है तो फिर वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। उसके बाद आ जाता है बेटा इनर्शिया। गलीलियो ने ऑब्ज़र्व किया था कि ये इजी होता है कि मूव करना या स्टॉप करना लाइट ऑब्जेक्ट्स को हैवियर वंस के मुकाबले में। हैवियर ऑब्जेक्ट्स को डिफ़िकल्ट होता है मूव करना या उन्हें स्टॉप करना। तो न्यूटन साहब ने ये कंक्लूड किया इस बात से कि हर बॉडी जो है वो रेजिस्ट करता है जो भी उसकी स्टेट होती है उसके ख़िलाफ़, यानी स्टेट में चेंज के ख़िलाफ़ कोई भी बॉडी जो है वो रेजिस्ट करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको उन्होंने न्यूटन साहब ने इनर्शिया का नाम दिया और इनर्शिया को रिलेट किया उस बॉडी के मास के साथ। तो इसमें क्या रिलेशन कायम हुआ, ग्रेटर इज़ द मास ऑफ ए बॉडी, ये हाईलाइट भी करेंगे बेटा आप यहाँ से कि ग्रेटर द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर इज़ द इनर्शिया। जितना किसी बॉडी का मास ग्रेटर होगा उतना ही उसका इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। अब इसके साथ साथ जो रेड बॉक्स आपने याद करना है वो है कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्या इनर्शिया किसी बॉडी की वो खासियत है जिसकी वजह से वो जौन सी स्टेट में है वो उसी स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर कोई फोर्स उसको या कोई एजेंट उसके ऊपर उसकी स्टेट में चेंज करने की कोशिश करता है तो फिर वो उस चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट इट्स चेंज इन इट्स स्टेट, ये इनर्शिया कहलाती है। और इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट बुक में 2 दिखाए हुए हैं। पहले एक्सपेरिमेंट को देख लें, आपको कह रहा है कि ग्लास लें, उसे कवर कर लें विद अ पीस ऑफ ए कार्डबोर्ड, उसके ऊपर आप एक कॉइन रख लें और आप क्या करेंगे उसको किक करें हॉरिजॉन्टली विद द जर्क ऑफ योर फिंगर। तो आपको क्या नज़र आएगा कि सिक्का कार्डबोर्ड के साथ चला गया। बुक वाले के तो अकॉर्डिंग यही है कि नहीं, सिर्फ कार्ड जाएगा, सिक्का जो है वो ग्लास में गिर जाएगा। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं इस एग्ज़ाम्पल से फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप जब ये एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि सिक्का आपके साथ कार्डबोर्ड के साथ ही चला जाए। तो उसकी रीज़न क्या होती है, आपके एंगल पर भी होता है, आपकी फोर्स पर भी होता है, टाइम का लैप्स भी रखना होता है। तो ये सारी कैलकुलेशन अगर एक्यूरेट हों तब ऐसा होता है कि आपके जग से कार्डबोर्ड दूर जा गिरेगा और सिक्का जो है वो ग्लास में ही गिरेगा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में आपको नीचे दिखा रहा है कि सिक्कों का उसने एक स्टैक बनाया हुआ है। स्टैक कहते हैं बेटा ढेरी को, और पेपर की स्ट्रिप के ऊपर रखा हुआ है। फिर वो कहता है कि आप एक हल्का सा झटके से स्ट्रिप को खींचें तो क्या आप देख रहे हैं कि सिक्के गिरे बगैर जो है वो अपनी पोजीशन पर रहेंगे और स्ट्रिप निकल जाएगी। इससे भी बेटा मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप एंगल पर करते हैं या सिक्कों का वज़न ज़्यादा हो जाता है, ऐसी सूरत में या आप सही तरीके से उस पर फोर्स नहीं लगाते तो बाज़ का स्ट्रिप आपकी फट भी जाती है। और बाज़ का क्या होता है कि आप इतना ज़ोर लगा देते हैं कि वो स्टैक टूट जाता है, यानी वो ढेरी जो बनी होती है सिक्कों वाली वो गिर जाती है। तो इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल जो मेरे दिमाग में मैं आपको दे देता हूँ वो ये है कि आप एक खड़ी हुई कार है, ठीक है, आप उसे मोशन करना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं। तो शुरू में आप देखें उस पर जब आप फोर्स लगा रहे होते हैं तो फोर्स लगाने से वो मूव नहीं करती, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो जैसे ही वो मूवमेंट स्टार्ट करती है उसके बाद जब आप फोर्स लगाते हैं तो मुझे बताएं क्या आप उतनी ही फोर्स लगाते हैं जितनी आपने स्टार्टिंग में लगाई थी? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, अब जब वो मूव करना शुरू हो गई तो अब हमें जो है फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। हमें फोर्स क्यों कम लगाना पड़ रही है? पहले वो रेस्ट की स्टेट में थी और मोशन की स्टेट में नहीं आना चाहती थी, तो इसके खिलाफ वो रेजिस्ट कर रही थी। तो रेजिस्टेंस की वजह से वो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली अब आप उस पर थोड़ी फोर्स लगा कर भी इसको मूव करवा सकते हैं। आई होप इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात। उसके बाद है बेटा मोमेंटम। सिमिलरली स्टॉप करते वक्त भी ऐसा ही होगा कि आप अगर उसे स्टॉप करने की कोशिश करें, गाड़ी बिल्कुल स्लो स्पीड पर आ रही है, तो उसके बावजूद भी क्या होगा कि स्लो स्पीड पर भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगी। आप जब तक उस फोर्स पर ओवरकम नहीं कर पाएंगे वो आपको घसीटेगी, यानी अपनी मोशन की स्टेट को खिलाफ वो रेजिस्ट कर रही होगी और आपको भी मूव करवा रही होगी। तो इनर्शिया की बात हो गई। अब बेटा मोमेंटम की तरफ चलते हैं ज़रा।
मोमेंटम है, कह रहा है कि एक बुलेट है जिसकी वेरी स्मॉल मास होने की वजह से वेरी स्मॉल इनर्शिया होता है, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट देखें आप, उसका टकराव देखें, उसकी चोट देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कब? जब उसे एक गन से फायर कराया जाता है। तो ये क्या वजह हो सकती है वगैरह। इसी तरह से दूसरी तरफ देख लें कि एक लोडेड ट्रक है, स्पीड बड़ी स्लो है, लेकिन आप वो किसी स्लो स्पीड के साथ भी उसके साथ कोई टकरा जाए या वो किसी के साथ टकरा जाए तो जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है। अब हालांकि मास ज़्यादा था, स्पीड बहुत कम थी, तो फिर भी इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। तो कह रहे इन सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है बेटा? क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है बेटा, ये मोमेंटम है, और ये हमें बताता है कि कोई बॉडी कितना ज़्यादा इम्पैक्टिव होगा और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है और मास को M से और V से। इनके दरमियान जो रिलेशन है मैं बेटा लिख के दिखा देता हूँ आपको। P इक्वल टू mv। P इसमें बेटा मोमेंटम है, M इसमें मास है, V इसमें स्पीड है। ठीक हो कितनी बात? वेलोसिटी की बात करें, चलिए इसको वेलोसिटी ही ले लें आप। अब बेटा मास का यूनिट kg होता है, वेलोसिटी का यूनिट ms-1 होता है। इकट्ठा लिख लें तो kg ms-1 होता है, और ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे बेटा ये न्यूटन सेकंड के भी इक्वल आएगा। ठीक है जी। तो बेटा आज मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट मैंने आपको बता दिया है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी बेटा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।